नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और कार्यक्रम में बात करेंगे केंद्रीय बजट की, जिसका बहुत लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था और बहुत उम्मीदें भी थी। और इस बजट का मध्य प्रदेश के बजट पर जो प्रभाव पड़ेगा उसकी भी बात करेंगे। साथ ही ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि केंद्र के पिटारे से मध्य प्रदेश को क्या कुछ मिला। और इस मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल रहेगा। लेकिन आप एक रिपोर्ट देख लीजिए ताकि आप समझ सकें कि क्या कुछ खास रहा इस बजट में मध्य प्रदेश के लिहाज से भी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का बजट पेश कर दिया। इसके साथ ही बजट पर आम लोगों के अलावा सियासी गलियारों से भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आने लगी। बात करें मध्य प्रदेश की तो सत्ताधारी दल बीजेपी ने जहां बजट की तारीफ की है, तो वहीं विपक्षी कांग्रेस ने बजट को जन विरोधी बताया है। कोरोना काल में एक नई दिशा और एक नई दृष्टि देश के विकास और जन कल्याण की इस बजट में दी गई है। ये क्रांतिकारी बजट है, ऐतिहासिक बजट है, भारत की समृद्धि और विकास का बजट है, जिसमें समाज के सब वर्गों का ध्यान रखा गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का बजट है। लोगों को बड़ी आशा और अपेक्षा थी कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाएगा और निराशा हाथ लगी है। कुछ हुआ नहीं है, पर आम आदमी के खाते में कुछ नहीं आया। ये बहुत निराशाजनक है। बहरहाल ये तो बात हुई सियासी प्रतिक्रियाओं की, लेकिन अब जानने की कोशिश करते हैं कि निर्मला सीतारमण के पिटारे से मध्य प्रदेश को क्या कुछ मिला। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय बजट में इटारसी से विजयवाड़ा तक रेल फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान है। मेट्रो परियोजना के लिए 11,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसका सीधा फायदा इंदौर और भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट को भी होगा। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा बढ़ाकर 46% किया गया है। स्टील उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती हुई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए और भी नए ऐलान किए गए हैं। इसका फायदा एमपी के ऑटोमोबाइल हब पीथमपुर और मंडीदीप को होगा। देश में 7 जगह टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है। इसका फायदा भी मध्य प्रदेश को मिल सकता है। एमएसएमई के लिए 15,700 करोड़ का ऐलान किया गया है। इसका सीधा लाभ मध्य प्रदेश के छोटे उद्योगों को भी होगा। मध्य प्रदेश में इस समय करीब 22,307 छोटे उद्योग हैं। इनमें से 1,449 इकाइयां चालू हैं, जबकि बाकी की हालत खराब है। जीएसटी की प्रक्रिया सरल होने का फायदा एमपी के कारोबारियों को होगा। उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ नए परिवारों को जोड़ा जाएगा। इस फैसले से एमपी के करीब 8 लाख गरीब परिवारों को फायदा होगा। एमपी में अब तक 1 करोड़ 47 लाख से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल चुका है। मतलब ऐसा नहीं है कि केंद्रीय बजट से एमपी की हथेली खाली रह गई है, लेकिन अब देखना होगा कि केंद्र ने जो छूट और सहूलियतों का ऐलान किया है, उसका लाभ आम लोगों और उद्योगों तक शिवराज सरकार कैसे पहुंचाती है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो आप रिपोर्ट देख के समझ गए होंगे कि केंद्रीय बजट कैसा रहा और मध्य प्रदेश के लिए इसमें क्या रहा। अब मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे और इस बजट की समीक्षा भी करेंगे, बताएंगे कि कितना खास रह सकता है ये बजट मध्य प्रदेश के लिए। तो आशीष वैश्य जी हमारे साथ जुड़े हैं, चेयरमैन हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के। प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ जी अर्थशास्त्री हमारे साथ में मौजूद हैं। चैतन्य भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ में मौजूद हैं। और बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं। तो कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभालेंगे प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत विशेषज्ञों से हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि और कुछ पॉइंट्स हैं वो सामने आ जाएंगे। तो आशीष जी, आपकी नज़र में सबसे पहला कमेंट आपसे ही रहेगा कि कैसा रहा बजट मध्य प्रदेश के लिहाज से, आप इसे कैसे देखते हैं और क्या कहीं पर कमी रह गई जहां पर और ज्यादा फोकस किया जा सकता था। देखिए, बजट जो होता है वो एक केवल आय व्यय का लेखा जोखा नहीं होता है। ये एक दूरगामी परिणाम देने वाला, दीर्घकालीन नीति बनाने वाला एक आदेश होता है, जिससे कि देश के व्यापार की दशा और दिशा तय होती है। तो मेरे को यह मानना है कि ये बहुत अच्छा क्रांतिकारी बजट है और एक बहुत मुश्किल बजट था ये वित्त मंत्री के लिए, क्योंकि कोरोना में जहां हमारी ग्रोथ रेट 7% नीचे जा चुकी थी, उस समय एक बैलेंसिंग एक्ट करना किसी भी अर्थशास्त्री के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो ये बहुत शानदार बजट है। इसमें
जो कैपिटल के लिए 34% वृद्धि की है, इसका परिणाम बहुत आगे लंबा मिलेगा। और जो हमने एक टारगेट बनाया है 11% ग्रोथ रेट का, जो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि चाइना की आने वाली ग्रोथ रेट से डबल का टारगेट हम लेके चल रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल टारगेट था, पर यह बजट आने के बाद लगता है कि टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा और वापस हम पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनेंगे। और मुझे इसमें ऐसी कोई कमी नजर नहीं आई है जी कि जैसे वो बोल अभी किसी ने बोला, मैं देखिए राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं अर्थशास्त्री हूं। बिल्कुल। अभी बोला कि साहब इनकम टैक्स में छूट नहीं मिली है, तो सर भेड़ का ऊन काट के भेड़ को कंबल नहीं उड़ाया जाता है। अगर इनकम टैक्स में छूट मिलेगी तो हमारे ही पैसे से हमें छूट दी जाएगी, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। ये केवल एक आंकड़ों का खेल होता है। विकास जरूरी है और ये देश को विकास की तरफ ले जाने वाला बजट है, मेरा ऐसा मानना है। आशीष जी, जिस तरह से आपने समझाया है वो बहुत बेहतर तरीका है। जैसे आपने भेड़ के ऊन वाली एक कहावत का भी यहाँ पर प्रयोग किया, क्योंकि आम लोग अगर सीधे शब्दों में उन्हें समझाएं तो वो शायद समझते नहीं है, लेकिन शायद ऐसे बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैं प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ जी से भी जानना चाहूंगा कि वो इस बजट के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं। जी, आशीष जी से मैं सहमत रहा हूँ इस मामले के लिए कि बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बजट बनाया गया है और इससे अच्छा बजट बन नहीं सकता है। मतलब मैं वस्तुनिष्ठ ढंग से बात कर रहा हूँ हिमांशु जी, क्योंकि कोरोना का संकट था, विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो कुछ चौपट ही थी। भारतवर्ष विशेष तौर प्रभावित था कि चीन से हमारे साथ संकट था, पाकिस्तान से संकट था, बहुत सारे संकट हमारे बीच में। रिवर्स माइग्रेशन जितना अधिक भारतवर्ष में हुआ कहीं हुआ ही नहीं। और अंत में जो है जो फार्मर्स का जो आंदोलन चला है, उसको कहते हैं कि भाई आग में घी का काम किया गया। लेकिन जब बजट प्रस्तुत कर रही निर्मला सीतारमण, बजट सामने आया तो ऐसा लगता है कि सामान्य बजट है ये, सामान्य रूप से एक अच्छा बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है। इनकम टैक्स की बात के लिए बहुत अच्छे ढंग से आशीष जी ने कहा कि जो है भेड़ का ऊन काट के भेड़ को नहीं देना चाहिए। मेरा थोड़ा संशोधन ये है कि जो बड़ी भेड़ें हैं जिन पर ज़्यादा ऊन है, उनसे थोड़ा सा ऊन लेके उन छोटी पतली दुबली भेड़ों पर पहुंचा देने से एक समरसता आती, अच्छा वातावरण बनता है। कुछ इसमें होना चाहिए ऐसा मैं सोचता हूं। लेकिन फिर भी देखिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने सबसे अधिक सहायता की, तो हेल्थ को लेकर के बहुत अधिक इसमें काम किया गया बजट में। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको मैं कहता हूँ विकास की धुरी होता है, साइनिंग कोई नन फॉर इसी डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे रेलवेज हो, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे वो गैस लाइन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बैंक हो, हर एक सेक्टर को इतनी माइन्यूटली वाच करके इतने टेक्निकली बनाया गया है। मुझे बहुत ही प्रसन्नता इस बात में होती है। डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने वाली बात जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो मुझे लगता है कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, भी देश के लिए महत्वपूर्ण है। और वर्तमान जो समस्याएं चल रही हैं उसको भी एक टेक्निकली और इकोनॉमिकली और बजट के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है कि किस प्रकार से चीज़ें हम पहुंचाएंगे। हम मंडियों को डिजिटल करेंगे, 1000 मंडीज़ को हम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम जोड़ेंगे। इतने लाख करोड़ किसानों जो वीट प्रोड्यूसर्स उनको हमने पहुंचाया है, इतने लाख करोड़ रुपए जो धान के प्रोड्यूसर उनको पहुंचाया है, इतने लाख करोड़ जो दाल के उगाने वाले उनको पहुंचाया है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, एक मैसेज कम्युनिकेट किया है कि एग्रीकल्चर को हम कितना महत्व देने वाले हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर ये चीज तो हम कह सकते हैं, ये चीज तो हम कह सकते हैं प्रोफेसर साहब कि ऐसी विषम परिस्थितियों में इस तरह का बजट बनाना, तो जो विशेषज्ञ हैं वो इस बजट को बिल्कुल सही मान के चल रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों में अगर ये बजट बनाया गया है तो ये बहुत बेहतर बजट है और दूरगामी परिणाम निकलकर सामने आएंगे। लेकिन हो सकता है कि जो आप अर्थशास्त्री हैं, आप विशेषज्ञ हैं, लेकिन आपकी राय से इतर राय थोड़ी राजनीतिक थोड़ी अलग हो, क्योंकि हम सुन भी रहे थे, हमने बहुत से नेताओं को हमने सुना, हमने मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जो वित्त मंत्री हैं तरुण बनोट, हमने उनको भी सुना। तो अब मैं अमीनुल खान सूरी साहब, आपका नजरिया जानना चाहूंगा कि आपका नजरिया क्या है इस बजट को लेकर। हिमांशु जी, 130 करोड़ भारतीयों के लिए ये बजट नहीं लगता, जबकि ये लगता है मोदी जी के 4 पूंजीपतियों के लिए बनाया गया बजट है। जब इस बजट को मैं सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भारतीय उपक्रम की जैसे सेल चल रही हो, कि जो भी चीजें आज अगर कोई सपूत होता है तो वो चीजों को बनाता है, यहाँ पे कपूतों की तरह चीजों को बेचने का काम चल रहा था।
आज जिस तरह की विषम स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, जब एक इतना बड़ा गैप हो गया है पैसे इनकम को लेके, अभी कुछ दिन पहले आया कि 35% आय बढ़ी है पूंजीपतियों की, और मध्यम वर्ग की जिस तरह से कमर टूट गई है, उस वैक्यूम को भरने के लिए, उस गैप को खत्म करने के लिए क्या सरकार ने कदम उठाए? वो जीरो है। आज बात की जा रही है कि सबसे पहले सवाल उठता है कि रोजगार कैसे जनरेट किया जाए, कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, उसको लेके इस बजट में कहीं भी दूरदर्शी कोई चीज नजर नहीं आती। अच्छा। इनकम टैक्स स्लैब में आज लोगों की आजीविकाएं घट गई हैं, लोग परेशान हैं। अगर उनको टैक्स में राहत देने का काम करना चाहिए था, वो इस सरकार ने नहीं किया। इस सरकार ने पेट्रोल डीजल के इतने ज्यादा टैक्स लगे हुए हैं कि पेट्रोल डीजल इतना ऊपर जा रहा है, उसको लेके आम मध्यम वर्ग और गरीब व्यक्ति को कोई राहत पहुंचाने का काम नहीं किया, जबकि 4 रुपए और 2.5 रुपए पेट्रोल डीजल पे सेस बढ़ाने का और काम किया है, जो टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स है। अब ये सरकार बात करती थी कि हम वोकल इंडिया की बात करते हैं, हाँ। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो बीमा क्षेत्र में 49% से बढ़ के 74% एफडीआई करने की बात कहां से आ गई? ये सरकार पूरी तरह से धोखा देने का काम कर रही है। आज जब चीन हमारी छाती पे खड़ा हुआ है, तो डिफेंस के अंदर पैसे पिछले साल के मुकाबले बजट में क्यों बढ़ के नहीं आए? जब कोरोना जैसी इतनी बड़ी बीमारी हमारे सामने, तो हेल्थ सेक्टर को क्यों नजरअंदाज किया गया? पिछले साल के भी मुकाबले इस बार पैसे उसमें कम है। आप वैक्सीन के पैसे को अलग रखिएगा और हेल्थ सेक्टर के बजट एलोकेशन को अलग रखिएगा। ये सरकार उसको मिक्स करके भ्रांति फैलाने का काम कर रही है। ये दोनों डिफेंस और हेल्थ नॉन कॉम्प्रोमाइज सेक्टर है। आज की परिस्थिति में इन दोनों सेक्टर के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इसके बाद बात करके आपने सिल्क और कॉटन पे कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का काम किया। एक तरफ आप अडानी को सहायता देने के लिए 1000 करोड़ रुपए सोलर सेक्टर में बढ़ाते हैं, वहीं आप सोलर लैंप और लैंटर्न में 20 से 15% कस्टम ड्यूटी बढ़ा देते हैं। अच्छा। कहां से कान पकड़ रहे हैं, कहां क्या कर रहे हैं, इस सरकार में कोई बताने को होगा। ये तो वो हाल हो गया कि किसी मैकेनिक के हम पास में जाएं और वो हमको बोले कि आपकी गाड़ी का ब्रेक तो मैं ठीक नहीं कर सकता हूं, पर कम से कम मैं इसका हॉर्न बढ़ा सकता हूं, इसकी हॉर्न की आवाज तेज कर दूंगा। अरे तकलीफ ब्रेक में थी, आप हॉर्न की आवाज बढ़ा के क्या करने चाह रहे हैं? आम जनता को क्या देने का काम आपने किया है, ये बताने का कष्ट। मेरे को जो आपने बात की है सूरी साहब, और अभी जो मैंने जो पहले दोनों मेहमान हैं उनकी बात सुनी, मुझे महानायक अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग याद आ गया, जो आपकी नज़र में 6 हो सकता है कि मेरी नज़र में 9 हो। तो शायद वही सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। कई जगह खूबियां इसकी बताई गई, तो कई जगह इसकी खामियां यहाँ पर पूरी की पूरी सूरी साहब ने रख दी हैं कि भाई हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। और एक चीज़ से तो मैं भी, पेट्रोल डीजल जो आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वो है, तो उस पर जो सेस बढ़ाया गया है, बहुत सारी कमियां। हाँ ठीक है आशीष जी, कमी चीजें बोली। आशीष जी देखिए, 2 जगह से तो बजट बिल्कुल पास कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इसकी खामियां सामने रख दी गई कि भाई बताइए इस क्षेत्र में आपने ऐसा ऐसा क्यों किया। देखिए हिमांशु जी, ये कमियां निकालना नहीं है, ये छाती पीटना है, ये मातम का समय है। क्योंकि जो कांग्रेसी समझ रहे थे कि इस कोरोना के संकट काल में मोदी सरकार आम जनता पे कोई ना कोई टैक्स लगाएगी और उसके बाद ये राजनीति कर पाएंगे, कर नहीं पा रहे। देखिए अमीनुल खान साहब मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़ा अच्छा अध्ययन करते हैं, परंतु आज कुछ ना कुछ कमी लग रही है, या सिर्फ विपक्ष के तौर पर अपने आप को साबित करने में वो खोखली बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनकी नज़र से जो आज का मुख्य बिंदु था कि हेल्थ बजट में लगभग 2.5 गुना की जो बढ़ोतरी की गई है, 2.23 लाख करोड़ का जो हेल्थ बजट आज तक आजादी के बाद कभी नहीं किया गया, वो उनकी नजर से चूक गया। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रेलवे को 1 लाख करोड़ का एक बूस्टर दिया गया है, उसके बाद जल जीवन मिशन में जो 2.87 लाख का जो एक बजट रखा गया है, और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 5.5 लाख करोड़ होंगे, तो ये सब मिला के जब इकोनॉमी में जाएंगे, जीडीपी में जाएंगे, तो क्या ये रोजगार सृजन नहीं करेंगे? तो मुझे बताएं कांग्रेसी की रोजगार सृजन करने का क्या तरीका होता है। देखिए इस मुश्किल समय में ये जो प्रोएक्टिव और प्रोग्रेसिव बजट मोदी सरकार ने लिया है, वो लगभग उन्हीं अपेक्षाएं और आकांक्षाओं पर खरा उतरता है जिसकी बात आईएमएफ करती थी। सबसे पहले तो मेरे मित्र जब भी कोई बुराई करें तो उनको समझना चाहिए कि इंटरनेशनल एजेंसी क्या कर रही है। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, मैं इनकी थोड़े से ज्ञानवर्धन के लिए बताता हूं। दिस कमिंग 2021 वी विल सी अ ग्रोथ रेट ऑफ 11.5% एंड इंडिया विल कंटिन्यू टू रिटेन इट्स टैग ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। रोजगार ऐसे बढ़ते हैं खान साहब, उसके बाद जितने भी कॉर्पोरेट्स की जो रिजल्ट्स आए हैं तिमाही,
वो सब प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। जो जीएसटी कलेक्शन है वो लगातार 1 लाख करोड़ क्रॉस हुआ है और अभी तक का सर्वाधिक 1.2 लाख करोड़ ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी वापस आ गई है। और ये सब जो हो रहा है वो इस कारण हो रहा है कि जो मोदी सरकार ने चुनौती में आपदा को अवसर बदलने के लिए जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना जो की थी, और उसी तारतम्य में ये जो बजट आया है, लोग दांतों के तले अपनी उंगली चबाने पे मजबूर हो गए कि इतना सब खर्च करने के बाद भी आम जनता पर जो बोझ ना दे वो मोदी सरकार है, वो संवेदनशील सरकार है। अच्छा ठीक है, ये तो आप दोनों की बात हुई और इसका जवाब मैं सूरी साहब से ले लूंगा, लेकिन हमारे साथ में चैतन्य भट्ट जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चैतन्य जी, आप थोड़ा देरी से यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ में अर्थशास्त्री भी जुड़े हुए हैं और CII के चेयरमैन भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने बजट को अच्छा बताया है। सूरी साहब ने यहाँ पर सवाल उठाए हैं कि सब बेच दो, सब बेच दो, मतलब उन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि लोग संभाल के रखते हैं लेकिन यहाँ पर सारी चीजें निकाली जा रही हैं, सारी चीजें बेची जा रही हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है जिसकी बड़ी उत्सुकता रहती है किसी भी बजट में, वो होता है इनकम टैक्स का स्लैब। क्योंकि मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो होता है, जो नौकरी पेशा है, जिसकी बहुत बड़ी संख्या भारत में है, वो हमेशा इस बात को ध्यान में रखता है कि अब इस बजट में उनको शायद छूट मिलेगी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। जबकि आप देखिए कि नौकरियों में कमी आ गई, लोगों को बाहर निकाल दिया गया, जिनका पेमेंट था उनका आधा हो गया या कौन हो गया, तो कहीं ना कहीं उनके पास संकट था पैसे का, और ऐसे में उनको ये लग रहा था कि हमको निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं छूट मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो पहले से स्लैब चल रहे हैं उसी में, उसमें एक बात जरूर उन्होंने कहा है कि 75% से जो 75 की उम्र के ऊपर के जो लोग हैं उनको रिटर्न भरने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत में औसत आयु 70 साल की है। 75 साल के लोग कितने होंगे जो इस तरह के रिटर्न के लिए काबिल हो पाएंगे। दूसरी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निश्चित तौर पर बहुत पैसा डालने की बात है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं रोजगार का सृजन होता है, क्योंकि जब हम बड़ी बड़ी चीजों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा डालती है सरकार, तो उसमें रोजगार का सृजन होता है। जैसे रेलवे का भी आप देखिए कि 2023 तक उन्होंने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कही है। तो अगर इलेक्ट्रिफिकेशन होगा तो बहुत से लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा, बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेके मिलेंगे, वो लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन किसानों का जो मसला था, देखिए कि किसानों के मामले में जो सम्मान निधि है उसकी राशि कम कर दी गई है। दूसरी जो MSP वाला बात है, जो उनका कहना है सरकार का कि MSP लगातार जारी रहेगी, लेकिन MSP को लेकर जो विरोध चल रहा है और उसको कानूनी जामा पहनाने की बात की जा रही है, उस पर कहीं किसी प्रकार का कोई निर्णय हुआ नहीं है। अच्छा ठीक जी, सूरी साहब से भी सूरी साहब की बात, शायद कोई पॉइंट उनका था, आशीष अग्रवाल जी की किसी बात का जवाब उनको देना था, तो सूरी साहब आप भी अपनी बात रख दीजिए। मैं चाहता हूं एक एक करके स्पष्ट हो जाए यहाँ पर बातें। देखिए किस तरह से धोखा देने का काम सरकार करती है। मैं हेल्थ सेक्टर के भी आंकड़े जारी करूंगा जो अभी आशीष जी ने बताया। सबसे पहले आपने कहा गया कि 75 साल के ऊपर व्यक्ति को आयकर नहीं देना पड़ेगा। अरे भ्रम फैला रहे हैं, रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा, कौन सा टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। इस तरह का एक तो भ्रम फैलाने का काम चल रहा है। दूसरा, हेल्थ सेक्टर में इस सरकार ने अलॉट किए हैं 64,180 करोड़ और वैक्सीन के अलॉट हुए 35,000 करोड़। ये 2 लाख करोड़ कहां से हो गए आशीष जी? ये सीतारमण जी का बजट कह रहा है 64,180 करोड़। हेल्थ सेक्टर और वैक्सीन को मैंने बोला अलग करके रखिएगा 35,000 करोड़। कहां से 2.25 लाख करोड़ रुपए का बजट आप हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं भ्रम फैलाइए, झूठ बोलिए, फरेब कीजिए, धोखा दीजिए। नहीं, अरे आप किसकी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? ये तो वो कांग्रेस सरकार है जिसको अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा था कि 2004 से लेके 2010 का गोल्डन एरा ऑफ इंडियन इकोनॉमी था। तो और आशीष अग्रवाल जी, एक चीज मैं यहाँ पर जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ, कांग्रेस को ये ना बताएं कि क्या बेहतर है क्या नहीं, कि आज मैं बिल्कुल अपनी तरफ से कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, और इसीलिए इतने सारे विशेषज्ञ जहां पर बैठे हैं उन्हीं की मैं राय सुनूंगा, क्योंकि कई बार जब पूछा जाता है, कई बार जब सवाल खड़े किए जाते हैं, तो फिर हमें भी कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया जाता है कैटेगरी में, कि आप यहां से पक्ष ले रहे हैं, आप वहां से पक्ष ले रहे हैं। इसलिए मैं आज सिर्फ सुनने के लिए यहां पर बैठा हूं। और ये जो सवाल यहां पर उठाए हैं कि ये कौन सी गफलत है जो स्वास्थ्य विभाग की बात की जा रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात की जा रही है, तो इसका जवाब मैं प्रोफेसर साहब से लेना चाहूंगा, अरुण दिवाकर नाथ जी से। प्रोफेसर साहब, कहां ये असमंजस गफलत की स्थिति बनी हुई है? देखिए हिमांशु जी, बात बहुत स्पष्ट है। सारे आंकड़े हैं जो कि 0 से लेकर के 9 तक
में सिमट के आ जाते हैं। हाँ आंकड़े झूठ नहीं बोलते। हाँ निर्मला सीतारमन ने जो कुछ प्रस्तुत किया है, ना उसमें कोई झूठ है, ना कोई फरेब है, आंकड़े हैं, लाख में हैं, करोड़ में, सारी चीज़ें, सारी स्कीम्स स्पष्ट हैं। तो इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ और सूर्य जी से। उनका समझिए कि फिलॉसफिकल एक आइडियोलॉजिकल जो विरोध है वो रहेगा। इसमें झूठ फरेब की कहीं कोई गुंजाइश मुझे नहीं दिखाई पड़ती। जो कुछ भी स्पष्ट है, कंपैरेटिवली कुछ कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। इस बात से थोड़ा सा सरोकार मेरा भी है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर को हम ओपन कर रहे हैं, अच्छा जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, हाँ इसमें थोड़ा सा समझिए कि हमको लगता है आम जनता के प्रति नुकसान हो सकता है। डिस इन्वेस्टमेंट की भी स्पीड जो है फास्ट की गई है, वो भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा रखा गया है। हाँ हाँ लास्ट ईयर 3.5% रखा गया था, फिस्कल डेफिसिट 9.5% हो गया, लगभग 3 गुना अधिक बढ़ गया। यदि मान ली 6.8% रखते हैं तो कहीं ये ज़्यादा ना हो जाए, और ज़्यादा होने से क्या होगा, एडिशनल मनी सप्लाई मार्केट में डालना पड़ेगी। इस बात को सुब्रमण्यम स्वामी भी कहते थे, अभिजीत बनर्जी ने भी कहा था। उससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर मार्केट में बढ़ जाएगा और उसको कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म इस बजट में हमको दिखाई नहीं पड़ता है। प्रोफेसर साहब वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम बचा है, तो इसीलिए मैं मध्य प्रदेश की थोड़ी सी यहाँ पर विशेष बात करना चाहूंगा। आशीष वैश्य जी भी हमारे साथ आगे लगातार बने रहेंगे ना, आधे एक घंटे, तो उनसे भी मैं आराम से बात करूंगा। लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से आशीष अग्रवाल जी आप पर आऊं, लेकिन उससे पहले जरा सूरी साहब मेरे को ये बताइए कि अब मध्य प्रदेश का भी बजट सत्र नजदीक बिल्कुल आ गया है और यहाँ पर बहुत सी उम्मीदें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निर्मला सीतारमण जी से मिले थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी काफी कुछ मांग रखी थी पेयजल संबंधित, और वो फंड यहाँ पर दिया गया है। तो आपको लगता है कि इसका असर मध्य प्रदेश पे भी पड़ेगा और मध्य प्रदेश को उतना मिला है जितनी उम्मीद थी? देखिए, मध्य प्रदेश को बहुत कुछ मिलने की गुंजाइश थी और जो भी मिला है इन परिस्थितियों में बेहतर काम करने की आवश्यकता है। मेरा जो मुद्दा और कांग्रेस पार्टी का जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र से जुड़ा मुद्दा है। हाँ। आप एक जगह अभी बीमा क्षेत्र की बात की, आप फिर मेक इन इंडिया और वोकल इंडिया की बात किस मुंह से करते थे? अच्छा। जब आपको अगर FDI में 74% बीमा में लाना था, ये जो प्रचार करते हैं वो करते नहीं है। जब मोदी जी पहला बजट लाए थे 2014 में, तब इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। आज छठा बजट आ गया, पॉइंट टू पॉइंट जवाब ले लेते हैं आशीष अग्रवाल जी, पॉइंट टू पॉइंट जवाब ले लेते हैं। आप क्या 10-12 चीजें बोल देंगे ना तो वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा। नहीं, 5वें 6ठे साल तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आ गई। अगर बहुत सारी बातें आएंगी तो वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा। पॉइंट टू पॉइंट बातें बहुत स्पष्ट हो पाती हैं। वो मास्टर स्ट्रोक कहां रह जाता है अगले साल तक? ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, आप अपना स्ट्रोक थोड़ा सा रोकिए। मास्टर स्ट्रोक कहां है भाई, बताइए अग्रवाल जी। देखिए, सबसे पहले मैं एक एक करके 2-3 मध्य प्रदेश से बात रखता हूं। मैं दोबारा दोहराता हूं, मेरे मित्र से बड़े तार्किक रूप से वे पढ़कर आए। 2.23 लाख करोड़ रुपीस इस बार स्वास्थ्य का बजट है, जो ऐतिहासिक है, जो एक लर्निंग है जो मोदी सरकार ने पिछले 70 साल की सरकारों से ली है। पॉइंट नंबर 1, आपने पेट्रोल डीजल पर सेस को लेके जो भ्रम फैलाया है, मैं बताना चाहता हूं कि वो सेस के बाद जो एक्साइज ड्यूटी थी उन दोनों को कम कर दिया है, उससे आम आदमी की जेब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरी बात जो आप कर रहे थे डिसइन्वेस्टमेंट को लेके, देखिए डिसइन्वेस्टमेंट एक हेल्दी प्रक्रिया है जिसमें 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर को छोड़ के सरकार ने तय किया है कि वो अपना पैसा निकालेगी और उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में लाएगी। अगर सरकार ये नहीं करेगी तो जितना खर्च कर रही है उसके लिए आय कहां से लाएगी? और ये क्वालिटी एक्सपेंडिचर है। आपकी सरकार की तरह जब कभी आप 100 पैसे फेंकते थे तो 80 पैसे अब बीच में नहीं खप जाते, डायरेक्ट 100 के 100 पैसे जनता के खाते में जाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जाते हैं, और यही वो गेम चेंजर होगा जिससे नौकरियों का भी सृजन होगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो ये देश का बजट है, इसमें जितने भी जो योजनाएं हैं उससे मध्य प्रदेश के लोग भी लाभान्वित होंगे। मसलन अगर नहीं, आशीष अग्रवाल जी, मध्य प्रदेश का भी आने वाला है ना बजट सत्र, हिस्सा आएगा, और ऐसे में अगर केंद्र की तरफ से ज्यादा दिया जाएगा तो मध्य प्रदेश की तरफ से भी हाथ फैलाए जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले केंद्र सरकार किसी राज्य को हमारा राज्य या किसी दूसरे के राज्य की तरह से नहीं देखती। मैं वही आपसे कहना चाहता था। चलिए सर, ठीक है, देखिए जीवन मिशन में 2.87 माफी के साथ देखिए वक्त की कमी पड़ गई और इसीलिए विस्तार से बात यहां पर नहीं हो पाई, लेकिन आप लोगों ने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमीनुल खान सूरी साहब, आशीष अग्रवाल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक,
जल्द लौटेंगे, बात छत्तीसगढ़ की करेंगे।